रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 17। बमुश्किल तमाम कौसर खामोश हुई। हम लोग होटल के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करते रहे। कौसर ने बताया कि वह मेरी परेशानी ताड़ गई थी, इसलिए हिम्मत करके उठ ही गई। शुक्रिया मिस कौसर, आप दर हकीकत दोस्ती के फ़राइज़ पूरे करने लगी हैं। यकीनन और पूरी करती रहूँगी, लेकिन एक इजाज़त आप मुझे देंगी? हाँ, इजाज़त, बिल्कुल इजाज़त। पूछ तो ले, किस बात की? कौसर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ज़रूरत है, हमारे और आपके दरमियान तो एतमाद का रिश्ता कायम हो चुका है। हाँ, लेकिन ना जाने क्यों कौसर की आवाज़ भींच गई और उसके चेहरे पर एक जज्बाती तासुर पैदा हो गया था। जी मिस कौसर, कहिए। मैंने उसे हिम्मत दिलाई और कौसर जैसे जज्बात के भनूर से निकल आई। उसकी आंखों का खोया खोया तासुर दूर होने लगा और चंद लम्हात में उसने खुद पर काबू पा लिया। क्या कहा था मैंने? वो बेख्याली के अंदाज में बोली। सोते नहीं दोस्त, जागते रहो और जाग कर ज़िंदगी देखो, मैंने आहिस्ता से कहा। और कौसर अजीब सी निगाहों से मेरी शक्ल देखने लगी। मेरे अल्फाज ने फिर उसे खामोश कर दिया था और उसके बाद कई मिनट तक वो खामोश रही और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। कौसर बिल्कुल ही खामोश हो गई। तब मैंने उसे मुखातब किया। कौसर जी। वो चौंक पड़ी। मेरी कोई बात नागवार गुजरी है? हरगिज़ नहीं, तुमसे। कौसर ने फिर संभाला लिया और फिर वो मुस्कुराने लगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप मुझे इजाज़त देंगे कि इन लड़कियों को ठीक करती रहूं जो आपकी शख्सियत को तोड़ने की कोशिश करें। मेरी इजाज़त है, मैंने संजीदगी से कहा। ज़रूरत तो नहीं है, बस वैसे ही पूछ लिया था। आइंदा किसी बात को ना पूछें, इतना एतमाद है मुझ पर। हाँ है, इससे कहीं ज़्यादा, मैंने जवाब दिया। इतनी बुलंदियों पर न ले जाएं सरफराज साहब, के गिरूं तो चकनाचूर हो जाऊं, कौसर आहिस्ता से बोली। काश मिस कौसर, काश मैं आपको मकाम दोस्ती की इंतहा तक ले जा सकता। वो जगह तो मेरी परवाज़ से भी बाहर है, लेकिन मैं आपके लिए वही मकाम चाहता हूँ। हम जज्बाती हो गए हैं, इसलिए ये मौजू ख़त्म। आइए वापस चलें, कौसर ने कहा और मैं खामोशी से उसके साथ वापस चल पड़ा। सोचने की ज़रूरत ही क्या थी, मैं उस लड़की के जहन को बदलने में कोशा था। पहले मुझे उसकी वो काट खाने वाली कैफियत पसंद थी। वो झल्लाती थी, बिगड़ती थी, मेरी तौहीन करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। गोया इस तरह मैं अपने अंदर कुव्वत पैदा कर रहा था। लेकिन इत्तफाकात और वाक़यात ने कौसर की शख्सियत बदल दी। मैं उसे किसी सिलसिले में मजबूर तो नहीं कर सकता था। बहरहाल अब जब वो नई शक्ल में सामने आई थी तो मैं उस शक्ल को भी अपना रंग देना चाहता था। वो रंग मुझे पसंद था और फिर ये भी हकीकत थी कि मैं उसके लिए कुछ ना कर सकता था। मैं खुद ही टूटा हुआ इंसान था। डाइनिंग हॉल खाली हो चुका था। गोया लोग अपने कमरों में वापस चले गए थे। मैंने भी ऊपर का रुख किया और फिर हम कमरों के सामने पहुंच गए। मैंने कौसर को अलविदा कहा और वो नवाब साहब के कमरे में दाखिल हो गई। तब मैं भी अंदर पहुंच गया और एक कुर्सी अकबी खिड़की के करीब खिसका कर उस पर दराज हो गया। यहाँ से बाहर के मनाजर साफ नज़र आते थे और शाम के धुंधल के बहुत सी बिगड़ी हुई शक्लें तरतीब देने लगे।
बहुत से चेहरे बादलों में उड़ने लगे और मैं उन चेहरों में गुम हो गया। ये महवियत ऐसी शदीद हुई कि मुझे किसी के अंदर आने का ख्याल भी नहीं हुआ। कमरे में अंधेरा फैल गया था और फिर जब चिट की आवाज़ के साथ रोशनी हुई तो मैं उछल पड़ा। मैंने पलट कर देखा, कौसर थी, होंठों पर वही मुस्कुराहट लिए जो मुझे पसंद थी। कहाँ थे आप? उसने पूछा। कहीं नहीं कौसर, मुझे मादी के ख्वाब पसंद नहीं हैं, आइंदा नहीं देखूंगा, मैंने मुजरमाना अंदाज में कहा। अरे मेरा ये मतलब तो नहीं था, कौसर जल्दी से बोली और फिर दूसरी तरफ रुख करके कहने लगी, आइए आपको अब्बू जान बुला रहे हैं। ना जाने उसने कौन से जज्बात छुपाने के लिए रुख बदल लिया था। ओहो चलिए, मैंने कहा और उसके साथ बाहर निकल आया। फिर हम दोनों नवाब साहब के कमरे में दाखिल हो गए। नवाब साहब एक आराम कुर्सी पर दराज सिगार पी रहे थे। मुझे देखकर संभल गए। आओ मियाँ बैठो, वो बोले और कौसर ने एक कुर्सी घसीट कर नज़दीक कर दी। नवाब साहब उसकी इस हरकत पर मुस्कुराने लगे थे। कौसर ने उन्हें मुस्कुराते देखा और ख़ुद भी मुस्कुराने लगी। क्यों अब्बू, आप मुस्कुराए क्यों? उसने मसनूई अंदाज में अपनी तेवरियां चढ़ाकर कहा। अरे अब मुस्कुराहट पर भी कंट्रोल हो गया, नवाब साहब जल्दी से बोले और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, बैठो मियाँ सरफराज, बैठ जाओ। और मैं कुर्सी पर बैठ गया। बताइए आप मुस्कुराए क्यों? कौसर फिर बोली। अरे भाई अब आइंदा नहीं मुस्कुराएंगे, वादा। नवाब साहब ने घबराने की अदाकारी की। वो तो है, मैं जा रही हूँ, आप मुझे भगाना ही चाहते हैं ना? कौसर दरवाजे की तरफ मुड़ गई और नवाब साहब जल्दी से खड़े हो गए। अरे सुनो तो कौसर प्लीज़, बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं है जो हम तुम्हारी मौजूदगी में ना कर सकें। बमुश्किल तमाम वो कौसर को वापस ले आए, खुद उसके लिए कुर्सी खींची और उसे बिठा कर खुद भी बैठ गए। खुदा की पनाह, मुझे अब भी किस कदर मुश्किल पेश आई है। वो गहरी गहरी सांस लेकर बोले, बताइए आप मुस्कुराए क्यों थे? कौसर ने जिद की। बताऊंगा तो तुम नाराज़ हो जाओगी, वादा करती हूँ, सच सच बता देंगे तो नाराज़ नहीं होंगी। अच्छा भाई, अब तो मुस्कुराने की गलती हो ही गई, नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन सच अबू, बिल्कुल सच। भाई झूठ हमसे बोला भी नहीं जाता। वो मुस्कुराहट दरअसल सरफराज के लिए तहसीन की मुस्कुराहट थी। मैं सोच रहा था कि सरफराज मियाँ दर हकीकत एक बाकमाल इंसान हैं। उन्होंने इस मुंह जोर घोड़े को कैसे राम कर लिया? नवाब साहब की बात समझकर कौसर मुस्कुरा दी, लेकिन ना जाने क्यों मैं खज्जल हो गया। मेरे ऊपर ख्वाह की घबराहट तारी हो गई। काश नवाब साहब मेरे ऊपर कोई शक ना करें, मैंने सोचा। क्या मेरा ख्याल गलत है सरफराज मियाँ? कौसर को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। बहरहाल मैं अपनी पोजीशन जल्दी साफ कर दूं। बाखुदा तुम दोनों को एक दूसरे का दोस्त देखकर मुझे दिली मसरत होती है। यही मेरी ख्वाहिश थी कि एक अच्छे इंसान की इज्जत की जाए। बहरहाल ये मेरी ख्वाहिश की तकमील नहीं, बल्कि खुद सरफराज की अजमत ने ये माहौल पैदा किया है। और कौसर मुस्कुराती रही। तो ये गलती हुई थी मुझसे, बस माफ़ी। और कौसर हंस पड़ी। मैं खामोश बैठा था। तब नवाब साहब मेरी तरफ मुखातब हुए। सरफराज बेटे, सारी हालात मैं तुम्हारे इल्म में ला चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से अभी इन मामलात पर कोई तबसरा नहीं हुआ। मुझे तशवीश है। मैं क्या तबसरा करूँगा नवाब साहब, जब कि तुम्हें करना चाहिए। मैं नहीं समझ सका। भाई इस महम के बारे में तुम्हारा क्या राय है? वही जो आपकी नवाब साहब। ओह नहीं भाई, समझने की कोशिश करो सरफराज, मेरा मतलब कुछ और है। बराह करम मुझे इस सिलसिले में कुछ समझाएं, मैंने संजीदगी से कहा। दरअसल सरफराज, सबसे पहली बात तो ये कि तुमने ऐसी किसी महम में हिस्सा नहीं लिया। दुरुस्त है, इंसानी फितरतों का तज्जिया तो किया होगा तुमने किसी हद तक। क्या तुम्हारे ख्याल में गैरी मैन जैसे लोगों की कमी है? ओहो, मैंने बगौर नवाब साहब की शक्ल देखी। बड़े तजर्बे की बात कर रहा हूँ बेटे। दौलत ऐसी शय है कि भाई भाई की जान का दुश्मन बन जाता है। ये ऐसा तिलस्म है जो इंसान की सारी सूझबूझ छीन लेता है। चुनाचा मैं तुमसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ नवाब साहब।
इनमें से एक एक शख्स काबिल एतमाद है, किसी पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वक्त तक जब तक हीरों की तिलस्मी झलक उन पर असर अंदाज ना हो, उसके बाद नहीं कहा जा सकता कि ये क्या होंगे। जी, मैं आहिस्ता से बोला। मेरे बच्चों, मैं कौसर से आराम से मुखातब हूँ। मैंने ज़िंदगी में कुछ तजर्बात हासिल किए हैं और उनके तहत मैं कह रहा हूँ, मुझे सरफराज पर इस तरह एतमाद है जैसे अपनी ज़ात पर। उसकी वजाहत मैंने ज़रूरी समझी है ताकि ये हसास नौजवान किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। और उसके साथ ही सरफराज एक नसीहत भी करना चाहता हूँ। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। उस वक़्त तक जब तक हीरों का कोई बड़ा ज़ख़ीरा हमारे हाथ ना लग जाए, तुम उन सब पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो। और जब हीरे हमारे दरमियान आ जाएं, तो एक एक से चौकन्ना रहना। इंसान की फितरत का अंदाज़ा तुम इसी बात से कर लो। मैं उनका दोस्त होने का दावा करता रहा हूँ। मुमकिन है उनमें से किसी के दिल में बुराई ना आए, लेकिन मैं उनके बारे में बुरे अंदाज से सोच रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ नवाब साहब, इस पूरी मुहिम में तुम्हारा एक अनोखा किरदार रहेगा। बज़ाहिर मैं खसूसी तौर पर तुम्हें मंजर आम पर नहीं लाऊंगा ताकि लोग खसूसी तौर पर तुम्हारी तरफ मतवज्जा ना हों और तुमसे ख़तरा ना महसूस करने लगें, लेकिन तुम अपने तौर पर पूरी तरह तैयार रहोगे। वहाँ तो हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है। किसी ज़रूरत पर तुम अपनी सलाहियतें आजमा सकते हो। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। बस इस वक्त इसीलिए तकलीफ दह थी जो दोनों कर्नल डिक्सन का बिजनेस पार्टनर है। मुमकिन है कल तक या ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक वो हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर देगा और फिर हम अफ्रीका के पुरअसरार खित्तों की तरफ चल पड़ेंगे। क्या स्याह फार्म लोगों को भर्ती किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि इस बार उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मर्दों की तादाद काफ़ी है। बहरहाल तुम्हारी क्या राय है? नहीं, मैंने वैसे ही सवाल किया था। जैसे भी हालात हों कर्नल डिक्सन से मशवरा कर लिया जाएगा। जी, मैंने गर्दन हिला दी और उसके बाद भी हम दोनों काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। कौसर ने इस दौरान चाय मंगवा ली थी। हाँ, उसने चाय बनाकर सबको पेश की और ख़ुद भी एक कप लेकर बैठ गई। उसके बाद मैं नवाब साहब के पास से उठ गया। रात का खाना भी डाइनिंग हॉल में खाया गया और फिर नवाब साहब के कमरे में कर्नल डिक्सन के साथ शतरंज की कई बाजियां जमी। कौसर भी मौजूद थी और कर्नल डिक्सन की बेबसी पर बेहद मसरूर थी। आखिर में खुद कर्नल डिक्सन ने यह कहकर बसात उलट दी, भाई ये शख्स शतरंज का जादूगर है, इसकी चालें समझ में ही नहीं आती और सारे मोहरे फंसते चले जाते हैं। हाँ, गरीब का नाक में दम कर रखा था तुमने। देखा, खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है। नवाब साहब दांत निकालते हुए बोले और सब लोग हंसने लगे। फिर मैं इजाज़त लेकर कमरे में आ गया। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी। ज़रूरियात से फारग हुआ और बाहर निकल आया। सबसे पहली निगाह कौसर पर पड़ी थी। उसने मुझे सलाम किया और मेरी तरफ बढ़ आई। चाय पी ली आपने? उसने फ़ौरन पूछा। अभी नहीं, मंगवाऊं? अरे मैं कहता हूँ, मैंने एक वेटर को इशारा करते हुए कहा और फिर उसे चाय के लिए कहकर कौसर के साथ कमरे में आ गया। सरफराज साहब, आप एक बात का वादा और करें। हुक्म कौसर बीबी, मैंने शरारतन कहा। किसी वक्त अगर मैं जहन पर गिरा गुजरूं तो साफ कह दें। क्या मतलब? मैं हैरत से बोला। अब देखिए ना, रात को भी आपका पीछा नहीं छोड़ा था और सुबह ही सुबह फिर नादल हो गई। कौसर मुस्कुराते हुए बोली। आप शर्मिंदा कर रही हैं कौसर। नहीं, बेतकल्फ़ी से एक बात कह रही हूँ। मुमकिन है कभी आप तन्हा रहकर कुछ सोचना चाहते हों और मैं तावक्त आपके जहन पर बोझ बन जाऊँ। मैं तन्हाई नहीं चाहता मिस कौसर, मैंने जवाब दिया और कौसर मेरी शक्ल देखने लगी और फिर उस संजीदा माहौल में एक चूहा घुस आया। ये मरीसा थी जिसने बड़े राजदाराना अंदाज में दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका था, लेकिन हम दोनों के चेहरे सामने ही थे और हमने उसे और उसने हमें बाखूबी देख लिया था। दूसरे लम्हे मरीसा ने बदहवासी से चेहरा कर लिया। वो बौखला गई थी। फिर उसने यूं झांक कर भाग जाना भी मुनासिब न समझा, चुनाचा वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। हेलो मैरी। हम दोनों ने उसका खैर मकदम किया और मरीसा मुस्कुराती हुई अंदर आ गई, लेकिन फिर वो एकदम संजीदा हो गई।
आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हुए? हुए तो हैं, लेकिन खैर अब आ ही गई हैं तो तशरीफ़ रखिए, कौसर ने जवाब दिया। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। मरीसा वापस पलटी और मैं जल्दी से उठ गया। अरे अरे मरीसा डार्लिंग, अब हम ऐसे भी नहीं गुजरे भी नहीं हैं कि तुम हमारे साथ एक कप चाय ना पी सको। आओ बैठो, सिर्फ एक कप प्लीज़, मैंने बड़ी लिहाजा से कहा और मरीसा खुश्क होंठों पर जुबान फेरती हुई कौसर की तरफ देखने लगी। आओ मेरी डियर, अब ऐसी भी क्या बेमरवती, कौसर ने कहा। ओह थैंक यू। मरीसा सहमी हुई सी बैठ गई और हम दोनों उसे इस तरह देखने लगे जैसे वो कोई अजूबा हो। मरीसा सचमुच नर्वस नज़र आ रही थी। तुम गलती से इधर आ गई थी, शायद तुम उसे अपना कमरा समझी थी, कौसर ने कहा। ओह नहीं, मैं सरफराज की तलाश में आई थी, कौसर ने जुमला पूरा कर दिया। हाँ नहीं, मरीसा घबरा कर बोली और मैंने कौसर की तरफ देखकर एक मामूली सा इशारा किया। मैंने उसे कहा था कि अब मरीसा की जान बख्शी कर दी जाए और कौसर ने मेरी बात मान ली। चुनाचा उसने अपना मौजू बदल दिया। इससे कबल तुमने अफ्रीका के घने जंगलात का सफ़र किया है मैरी? नहीं, मरीसा ने इसके सवाल पर चौंक कर उसकी तरह देखा जैसे उसमें भी कोई तंज तलाश कर रही हो, लेकिन कौसर ने मेरी बात मान ली थी। चुनाचा वो जल्दी से बोली, मैं भी कभी ऐसी महम पर नहीं गई। वैसे तुम्हारे दिल में क्या तासुरात है मैरी? कोई ख़ास नहीं, मुझे इस सफ़र का सही अंदाज़ा ही नहीं है। मैं आने वाले वक़्त के बारे में बहुत सोच रही हूँ। क्या? मरीसा ने पूछा। वो अभी तक मशकूक थी। बस यही कि घने जंगलात होंगे, ख़तरनाक मनाजर होंगे, नत नए हादसे हों, न जाने कौन कौन से वाक़यात का सामना करना पड़े। तुम्हें खौफ तो नहीं महसूस हो रहा मरीसा? नहीं, इतने लोग साथ हैं, खौफ किस बात का? हाँ ये भी ठीक है, कौसर ने कहा। मैंने महसूस किया कि मरीसा की वहशत किसी हद तक कम होती जा रही है। फिर चाय आ गई और कौसर ने एक कप चाय बनाकर उसे दे दिया। शुक्रिया, मरीसा ने चाय कबूल कर ली। वैसे मैंने एक बात ख़ास तौर से महसूस की है मरीसा, कौसर बोली। क्या? ये बारबरा, डेनिला और दूसरी लड़कियां अपने अलहदा ग्रुप बनाए हुए हैं। ना ये तुमसे ज़्यादा मतवज्जा होती हैं, न मुझसे, साथ ही रहती हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैंने महसूस किया है, मरीसा जल्दी से बोली। बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा ग्रुप अलग सही, कौसर ने कहा और मरीसा ने मेरी जानब देखा। मैं खामोशी से चाय पी रहा था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कौसर मेरा मूड समझ गई है। मरीसा अब तक हैरत ज़दा थी। हम दोनों की अचानक मेहरबानी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल उसके बाद वो उस वक़्त हमारा साथ रही जब तक नाश्ते का वक़्त ना हो गया। किसी ने डाइनिंग हॉल में जाकर नाश्ता करने की हामी नहीं भरी, इसलिए कि कर्नल डिक्सन के कमरे को डाइनिंग हॉल बना लिया गया और नहायत बेतरतीबी से नाश्ता होने लगा। लेकिन इस बेतरतीबी में भी बड़ी दिलकशी थी। नाश्ते के बाद दिन भर के प्रोग्राम बनाए गए। उस वक़्त तक सैर व तफरीह की ठानी गई जब तक जुज़नों को कोई इतला न दे। कर्नल डिक्सन और मैं तो शतरंज में सर खपाएंगे। हम जुज़नों का भी इंतज़ार करेंगे। बाकी लोग जहां चाहें जा सकते हैं, नवाब साहब ने कहा। क्या ख्याल है सरफराज? कौसर ने पूछा। जी फरमाइए। क्या हम इतने आसार पसंद हो गए हैं कि अब दिन भर इसे सर पर उठाए फिरेंगे? मरीसा की बात कर रही हो? हाँ, मेरा ख्याल है पूरा दिन तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर कोई तरकीब सोचो। कुछ ज़्यादा ही मुखलस हो गई है, कौसर ने हंसते हुए कहा। तैयारियां तो ज़रूर करेगी। इससे कबल ही पेशकश कर बैठी तो क्या होगा। मैं बाथरूम में चला जाता हूँ, तुम अपने कमरे में तैयारियां करो, मैंने कहा और कौसर हंस पड़ी। इससे काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि हम दोनों तैयार ही हैं। कहाँ चलेंगे ये फ़ैसला बाद में कर लिया जाएगा। फिर एहतियात से निकल चलें। आप किसी तरकीब से बाहर निकल जाइए, मैं आती हूँ और नवाब साहब से इजाज़त, बाद में बात हो जाएगी। और अब शतरंज में सर खुपाएंगे तो कुछ याद ना रहे, कौसर ने कहा और मैंने उलझे हुए अंदाज में गर्दन हिला दी। बहरहाल फिर यही किया गया और मैं खामोशी से बाहर निकल आया। कौसर भी मैं कुछ लम्हात के बाद पहुंच गई।
खुदा की कसम बाल बाल बचे हैं, उसने फूले हुए सांस के साथ कहा। क्या मतलब? मिस मरीसा चोरों की तरह आपके कमरे की तरफ गईं। दरवाज़ा बंद पाकर उन्होंने मेरे कमरे में झांका, जहां मैं अब्बू से इजाज़त ले रही थी। अब्बू और अंकल डिक्सन बसात बिछाकर बैठ चुके थे। बहरहाल मिस मरीसा तनहा देखकर चुपचाप खिसक गईं और अब शायद वह दूसरे हिस्सों में आपको तलाश कर रही होंगी। मैंने दूर खड़ी एक टैक्सी को इशारा किया। टैक्सी स्टार्ट होकर हमारे नज़दीक आ गई और मैं कौसर के साथ अंदर बैठ गया। ड्राइवर, हमें यहाँ के अच्छे अच्छे मकामात की सैर कराओ, मैंने गुलशन कहा और स्याह फार्म ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये मरीसा तो आइंदा भी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी सरफराज, और हमारे सर पर मुसल्लत रहेगी। मेरा ख्याल है मैं आखिरी बार से समझा दूं, बहुत ही अहमक है, मुझे उस पर रहम आने लगा है। मैंने कहा, अहमक भी है और ढीठ भी, खुदा की पनाह। उसने कि कहाँ की बेइज्जती नहीं की, लेकिन फराख दिल लड़की ज़रा सी देर में सारी बातें भूल जाती है। हाँ, मैं हंस पड़ा। हम लोग उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए ड्राइवर हमारी गुफ्तगू से लापरवाह था। थोड़ी देर के बाद उसने टैक्सी खंडरात के नज़दीक रोक दी। ये आ गया जी, यूरस के खंडरात हैं, बाहर से आने वाले इन्हें ज़रूर देखते हैं, उसने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कहा। हम भी उन्हें देखेंगे, मैंने कहा और कौसर के साथ नीचे उतर आया। हमने पुरइसरार खंडरात देखे और काफ़ी देर तक उनकी सैर करते रहे, फिर वहाँ से निकल आए। ड्राइवर के रहमो करम पर, और वो जहाँ जहाँ घुमाता रहा, घूमते रहे। फिर दोपहर को उसने हमें एक रेस्तुरान में छोड़ दिया। रेस्तुरान में अनोखी तर्ज का खाना खाने के बाद हमने काफ़ी पी और फिर मैंने कौसर से प्रोग्राम पूछा। मेरा ख्याल है बस वापस चला जाए। ठीक है, आराम करेंगे, बहुत कुछ देख लिया। रेस्तुरान से बाहर आकर हमने फिर टैक्सी ली और चल पड़े, और थोड़ी देर के बाद हम होटल वापस पहुंच गए। नवाब फैरुज़ुद्दीन को ना हमारे जाने से दिलचस्पी थी ना आने से। आज उन्होंने कर्नल डिक्सन को 3 बार शिकस्त दी थी और कर्नल डिक्सन ने उन्हें दो बार। भाई, मैंने तुम्हारी तकनीक पर खेलना शुरू कर दिया है। यूँ समझ लो, बसात बिछाकर मैंने जितनी बार तुम्हारा नाम लेकर खेलना शुरू किया, जीता। नवाब साहब ने खुशी से बताया। यार सच बताओ, जिस बार तुमने सरफराज का नाम नहीं लिया, उस बार मैंने लिया था और जीत गया था, कर्नल डिक्सन ने राज़दाराना अंदाज में कहा, और हम हंस पड़े। ये हकीकत है, सरफराज इस खेल में अपना सानी नहीं रखता। अरे, खाना भी खाया तुम दोनों ने? आप बताइए अबू, कौसर ने पूछा। हाँ, हम खा चुके हैं। तब फिर हम भी खा चुके हैं। क्या ख्याल है फेरोज, बाजी लगाई जाए? कर्नल ने पूछा। क्यों नहीं, हमें नसीहत अबू, कौसर ने पूछा, और नवाब साहब ने बेख्याली से गर्दन हिला दी। कौसर कमरे से निकल गई। मैं एक बाजी में उन लोगों के साथ रहा, लेकिन कर्नल डिक्सन की दरख्वास्त पर मैंने कोई चाल नहीं बताई थी। बहरहाल नवाब साहब भी जीत गए थे और हस्बे मामूल उन्होंने खूब बगलें बजाई थी। फिर मैं भी वापस अपने कमरे में आ गया। दिन भर की आवारागर्दी के बाद कुछ थकन सी हो गई थी। मैंने लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर लेट गया। तब मेरे जहन में आज का दिन घूम गया। कौसर से मेरी ये अपनायत क्यों? कहीं उसके जहन में फिर कोई गलतफहमी ना जगा दे। लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद भी तो उसके सामने इस कदर जज्बाती हो गया था कि अपनी हकीकत खो दी। ये कुछ अच्छा तो नहीं हुआ था। बहरहाल करना चाहिए। नवाब साहब एक बेनियाज इंसान हैं। वो हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं देते, लेकिन बहरहाल एक बेटी के बाप हैं। उनके जहन में कोई खदशा ना जाग उठे। गो उन्होंने हमें यकजा देकर बड़ी खुशी का इजहार किया है, लेकिन उसके बावजूद कौन बाप किसी अजनबी को अपनी बेटी से इश्क की इजाज़त देगा? और कौसर की मुझसे अपनायत का यही अंदाज था कि कोई शख्स गलत फहमी में मुब्तला हो सकता था। फिर इसका तदराक कैसे किया जाए? कौसर से बेइतनाई बरतना शुरू कर दूं, लेकिन वो इस कदर मुतासर हो गई है कि अब किसी बात को अहमियत नहीं देती। बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी। बहरहाल इस मुश्किल का हल तो ज़रूरी था। न जाने कब तक मैं इसी उधेड़ बन में रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। लोग वापस आ गए थे, क्योंकि अब दूसरे कमरों के दरवाजे खुल और बंद हो रहे थे। मैं बाथरूम में गया, गुस्ल किया और लिबास तब्दील करके बाहर निकल आया।
नवाब साहब अपने कमरे के बाहर ही नजर आ गए और मैं उनकी तरफ बढ़ गया। बड़ा अच्छा हुआ, क्या तुम तैयार हो? जी, मैं समझा नहीं, मैंने तअज्जुब से कहा। ओहो, कौसर ने तुम्हें नहीं बताया क्या? कमाल की लड़की है, मेरा ख्याल था कि उसने तुम्हें बता दिया होगा। हुआ क्या नवाब साहब? भाई जो जोनू आया था जी, रात का खाना उसके घर खाना है, वादा कर लिया गया है और सब अभी थोड़ी देर में चलेंगे। ओहो, मैं तो तैयार हूँ। हाँ, दूसरे लोग भी तैयार होंगे, आओ। और फिर हम प्रोफेसर हैगले के कमरे में पहुंच गए। हैगले की लड़की बाबर अनूता भी बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो खुद को बहुत लिए दिए रहती थी और एक बार भी मेरी तरफ मुखातब नहीं हुई थी। मैंने अभी तक उसे निगाह भरकर देखा तक नहीं था। क्या आप तैयार हैं मिस्टर हैगले? नवाब साहब ने पूछा। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर फेरोज, बस बाबरा तैयार हो जाए, हैगले ने जवाब दिया और फिर उसने हमें बैठने की पेशकश की। नूना ने एक खूबसूरत स्कर्ट पहना हुआ था। उस रंग के स्कार्फ में वो बहुत हसीन नजर आ रही थी। गले में रंगीन मोतियों का हार पहनकर उसने आईने में अपना जायजा लिया और तैयार हो गई। ओके डैड, उसने प्यार भरी आवाज में कहा। मैं चलता हूँ, दूसरों को देखूं, नवाब साहब ने कहा और हम दोनों घर से निकल आए। थोड़ी देर में तमाम लोग तैयार होकर बाहर निकल आए। जो जोनू ने एक माइक्रो भेज दी थी जो हमें लेकर चल पड़ी। जो जोनू की कोठी एक खूबसूरत पहाड़ पर थी जिसके चारों तरफ सरसब्ज मैदान थे। एक तरफ बहुत बड़ा गल्फ ग्राउंड भी बना हुआ था। हम कोठी के फाटक से अंदर दाखिल हो गए।